हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुमित का रिश्ता उसकी माँ ने नव्या नाम की लड़की से तय कर दिया था। दोनों की शादी में अभी 1.5 महीने का समय बाकी था। इस बीच सुमित और दिव्या का एक दूसरे से मिलना जारी था। एक रोज वो सड़क पर वॉक करते हुए जा रहे थे, तभी उन्हें एक बारात जो दुल्हन को डोली में लेकर लौटती हुई नजर आती है और दुल्हन की डोली जाते हुए देख नव्या कहती है, यार, आज के जमाने में भी लड़कियां डोली में ससुराल जाती हैं। देखो ना सुमित, कितनी सुंदर डोली सजाई है। हाँ यार, सच में ऐसा लग रहा है ना कि कोई डोली नहीं, एक छोटा सा महल लेकर जा रहा हो। डन रहा क्या डन रहा? कि मैं भी अपने ससुराल ऐसी ही सुंदर सी डोली में बैठ कर आऊंगी। क्यों? आजकल दुल्हनें तो घोड़ी पर चढ़कर आती है, तुम भी वैसे आना। डोली में तो मैं बैठ के आ जाऊंगा। पागल हो? अरे डोली में बैठकर बारात नहीं लाते, बल्कि ससुराल जाते हैं। कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। अरे यार, इतनी सुंदर डोली देखने के बाद ना किसी का भी मन डोल जाएगा। मुझे ना डोली में एक बार तो बैठना ही है, एक्सपीरियंस लेना है। अरे यार, फालतू के जोक्स मारना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही है। सुमित, चलो ना, चलकर आइसक्रीम खाते हैं। अरे पर अभी। चलो भी। नव्या उसे खींचकर आइसक्रीम वाले के पास ले जाती है, जहां दोनों प्यार से एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हैं। उस समय नव्या तो सुमित की डोली वाली बात पर इतना ध्यान नहीं देती है, लेकिन सुमित के दिमाग में वो सुंदर डोली छप चुकी थी। समय बीतता है। सुमित का परिवार नव्या के घर शादी का कार्ड और शगुन लेकर पहुंचते हैं। तभी नव्या की मां आराधना कहती है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, कुछ दिनों में मेरी नव्या आपके घर की बहू बन जाएगी समधन जी। बिल्कुल, हमें तो बस उस दिन का इंतजार है जब बहू अपने शुभ कदम मेरे घर में रखेगी। जिस कार में बहू को घर लेकर आऊंगी, उसे तो मैंने अभी से ही सर्विसिंग के लिए भेज दिया है। कार को? पर क्यों? क्यों मतलब बहू, उसी में बैठकर तो तू ससुराल आएगी ना। नहीं सासू माँ, मैं डोली में बैठकर अपने ससुराल जाऊंगी। माँ, आपने इन्हें बताया नहीं? अरे शादी की तैयारियों में समय ही नहीं मिला। देखिए ना समधन जी, आपकी बहू कहती है कि उसकी विदाई में उसे डोली में बैठा कर ही करूँ। हाँ तो इसमें दिक्कत ही क्या है सासू माँ? बाद में डोली मेरे भी काम आ जाएगी। मतलब हम कुछ समझे नहीं। कुछ नहीं, वो आपको पता चल जाएगा ना। आंटी जी, आप कार्ड देखिए ना, मैंने इस पे डोली का डिजाइन छपाया है। देखिए, देखो नव्या। तभी सुमित सबको शादी का कार्ड दिखाता है और सब कार्ड की बहुत तारीफ भी करते हैं। कुछ देर में शगुन की रस्मों का सारा सामान देकर सुमित अपनी माँ के साथ घर लौट जाता है। अब दोनों घर वालों को इंतजार था शादी के दिन का। दोनों घरों में शादी की शॉपिंग शुरू हो जाती है। फिर आता है शादी का दिन। सुमित की बारात बैंड बाजे के साथ मैरिज हॉल में पहुंचती है। कुछ ही देर में विधि विधान के साथ सुमित और नव्या के साथ फेरे होते हैं और दोनों पति पत्नी हो जाते हैं। विदा के समय नव्या फूट फूट कर रोने लगती है। तभी सुमित सामने रखी डोली को देखकर कहता है, लीजिए, डोली भी आ गई। सासू माँ, कितनी सुंदर डोली मंगवाई है आपने। दामाद जी, एक ही तो बेटी है मेरी, उसके लिए बढ़िया डोली का ही इंतजाम करूंगी ना। माँ, अपना ध्यान रखना, मेरी याद आए तो कॉल कर देना। बस बस बहू, अभी बैठ जा डोली में। हाँ, और तुम नहीं बैठ रही ना तो मुझे बता दो, मैं ही बैठ जाऊंगा। उसकी ये बात सुनकर विदाई के गमगीन माहौल में लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी मालिनी अपने बेटे के कंधे पर एक जोर का मुक्का मारकर उसे कार में बैठने के लिए कहती है और नव्या भी डोली में बैठकर विदाई लेती है। कुछ देर में वो अपने ससुराल पहुंचती है। गृह प्रवेश की रस्म पूरी कर सुमित जल्दी से घर के बाहर आता है तो डोली वालों को चाय समोसा खाता देखकर चैन की सांस लेता है। तभी उन 4 आदमियों में से एक आदमी कहता है, चिंता मत कीजिए साहब, डोली का पेमेंट दुल्हनिया की माताजी ने कर दिया था। अभी कुछ ही देर में हम डोली को लेकर निकल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, डोली अभी नहीं ले जानी है। मतलब ले जाइए, लेकिन ना कल 10 बजे तक ना दोबारा ले आइएगा। अभी इसका काम है, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, बस आप डोली लेकर जाइए मत। ठीक है, जैसा आप कहें। सुमित ने डोली वालों को डोली कल फिर आने को क्यों कहा या उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये तो बस वही जानता था। अगली सुबह नव्या नई साड़ी और गहने पहन तैयार होकर हॉल में आती है और अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। तभी मालिनी कहती है, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। वैसे तो पग फेरे की रस्म के लिए भाई मायके ले जाने आता है, लेकिन तू अपनी माँ की इकलौती है, इसलिए तेरे पति को ही तेरे साथ भेज रही हूँ। रस्म कर शाम तक दोनों लौट आना।
जी सासू माँ। वैसे ये नालायक है कहाँ, उठा भी कि नहीं? सुमित तो मुझसे भी पहले उठकर तैयार है, वो बाहर होंगे। आप चलिए, मैं पर्स लेकर आती हूँ, कमरे में ही भूल गई। ठीक है बहू। मालिनी घर के बाहर जाती है तो देखती है कि सूट बूट में तैयार सुमित बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। तभी वो कहती है, तू किसका रास्ता निहार रहा है? देखो ना माँ, पता नहीं डोली कहाँ रह गई। नासपीटे, कौन डॉली? तेरी वाली का नाम नव्या है, कल शादी हुई है और घरवाली का नाम भूल गया। कल को तो तू खुद को कुंवारा कह देगा। माँ, डोली नाम की लड़की नहीं है, मैं उस डोली की बात कर रहा हूँ। वो बोल ही रहा होता है तभी डोली वाले डोली लेकर पहुंच जाते हैं तो मालिनी कहती है, अरे अब इस डोली का क्या काम, बहू तो घर आ गई है। अरे ससुराल से डोली वापस नहीं जाती नालायक। माँ, इसमें नव्या नहीं बल्कि मैं अपने ससुराल जाऊंगा बैठकर। तभी नव्या भी वहाँ आ जाती है। उसकी ये बात सुनकर मालिनी हैरानी से उसे देखने लगती है। तभी नव्या कहती है, ये क्या बकवास है? कौन सा दामाद डोली में बैठकर ससुराल जाता है? यार, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मुझे भी डोली में बैठने का एक्सपीरियंस लेना है, तो आज बस मौका भी है और डोली भी। अरे कोई बैठेगा इसमें या हम जाएं? अरे अरे अरे, आ रहा हूँ मैं। अच्छा भैया, ये डोली मजबूत तो है ना? मेरा वजन सह लेगी ना? डोली तो सह लेगी, लेकिन हम डोली को उठा पाएंगे या नहीं इसकी गारंटी हम नहीं लेते। अरे ऐसा मत कहिए, मुझे आप चारों के कंधे पे भरोसा है। चलिए, और तुम भी चलो अब। इतना कहकर सुमित डोली में बैठ जाता है और नव्या भी अपना सर पकड़कर कार में बैठ जाती है और मालिनी हैरानी से अपने बेटे को डोली में जाता देखती है। तो वहीं सुमित डोली से बाहर देखकर उसे हाथ दिखाकर बाय भी कहता है। कुछ देर में नव्या कार से अपने मायके पहुंचती है, जहां उसकी माँ और पड़ोसने उसके स्वागत के लिए खड़ी होती हैं। वो कार से उतरकर आगे बढ़ती है कि तभी सुमित की डोली भी वहां पहुंच जाती है। अपने दामाद को डोली में आता देख आराधना हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, डोली में आया दामाद पहली बार देख रही हूँ। अरे आराधना बहन, तुम्हारा दामाद तो बड़ा अनोखा है, डोली में बैठकर आया है। हाँ, मुझे भी अभी पता चला कि मेरा दामाद इतना अनोखा है। नव्या, दामाद जी को ऐसे करने की क्यों सूझी? मैं क्या जानूँ माँ, डोली में बैठने को मरे जा रहे थे, इसलिए आ गए डोली में आपके दामाद। पाए लागू सासू माँ, लीजिए आ गए हम दोनों। हाँ, देख ही रही हूँ। हाँ तो दामाद जी, डोली की सवारी कैसी रही, हमें भी तो बताइए। बहुत। आंटी जी, आप तो ऐसे पूछ रही हैं जैसे आपकी विदाई डोली में नहीं फरारी में हुई थी, तो आपको नहीं पता कैसी होती है डोली की सवारी। अरे छोड़ो ये सब बातें, अब दामाद जी डोली में आए चाहे कार में, आ तो गए ना, अब दोनों अंदर भी चलो, फिर शाम को लौटना भी है। हाँ सासू माँ। एक मिनट, अब ये मत कहना कि वापस भी तुम्हें डोली में बैठकर ही जाना है। अरे अरे डरो मत, ये डोली मैंने खरीद नहीं ली है जो इसी पे आता जाता रहूं। डोली वाले भैया, ले जाइए अपनी डोली। जिसके बाद डोली वाले वहाँ से डोली लेकर चले जाते हैं और आराधना भी अपनी बेटी और दामाद को अंदर लेकर जाती है। और इस तरह एक दामाद बिना किसी बात की परवाह किए अपने ससुराल डोली में आता है। पलक एक सुंदर और चुलबुली सी लड़की थी, जिसे बचपन से ही पढ़ाई के साथ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में भी बड़ा रुझान था। वो पढ़ाई के साथ साथ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसे कई अन्य तथ्यों में भी हमेशा अपनी रुचि रखती। लेकिन एक दिन उसे पता लगता है कि उसके कॉलेज में मेहंदी आर्ट प्रतियोगिता होने वाली है, और ये जानकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो घर आकर अपनी माँ वैशाली से कहती है, माँ, हमारे कॉलेज में मेहंदी का कंपटीशन होने वाला है और उसमें मैंने भाग लिया है, तो मुझे उसमें जीतना है। पर पलक, तुझे तो मेहंदी लगानी ही नहीं आती है, तो तू भाग कैसे लेगी? माँ, आपको तो आती है ना, तो क्या आप अपनी बेटी को 7 दिनों के अंदर मेहंदी लगाना नहीं सिखा सकती? प्लीज माँ, प्लीज ना। पलक की जिद के आगे विशाली हार जाती है और अपने घर के सब कामों को साइड कर पूरा हफ्ता अच्छे से पलक को मेहंदी सिखाती है। जिसके बाद थाल पर प्रैक्टिस कर करके पलक को बहुत सुंदर मेहंदी लगानी आ जाती है। जिसके बाद वो अपनी माँ से कहती है, माँ, अब तो मुझे प्रतियोगिता जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कल की प्रतियोगिता में पहला इनाम मेरा ही है। हाँ, तेरा ही है। अब चुपचाप जाकर सो जा, कल कॉलेज भी जाना है। पलक अपनी माँ की बात मानकर सोने के लिए कमरे में जाती है, लेकिन एक्साइटमेंट में उसे नींद ही नहीं आती। जिसके बाद वो पूरी रात प्रैक्टिस करती है।
अब पलक को ऐसे ही अपने हाथों पर मेहंदी लगाने की आदत पड़ गई थी, जिसका रंग भी उसके हाथों पर बहुत गहरा आता था। यूं ही दिन बीतते हैं और पीयूष पलक के लिए रिश्ता लेकर अपनी बहन पायल और माँ अनु के साथ पलक के घर आता है, जहाँ पलक सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और परोसती है। जिसके बाद उसके दोनों हाथ लाल देखकर अनु कहती है, बेटी पीलिया ही सुना है, ये लालिया क्या है? तेरे दोनों हाथ इतने लाल क्यों हैं? अरे आंटी, वो मैं मेहंदी लगाकर सो गई थी और डिजाइन बिगड़ गया, इस वजह से हाथ लाल हो गए। वाह, तो हमारी होने वाली बहू को मेहंदी लगानी भी आती है। ये तो सोने पर सुहागा वाली बात हो गई। मेरी बेटी की शादी में उसके हाथों पर मेहंदी तुम ही लगाना। पीयूष के घर वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और दोनों घरों पर शादी की तैयारियां धूमधाम से चलने लगती है। और शादी से एक दिन पहले विशाली पलक से कहती है, बेटा पलक, शादी की तो सब तैयारी हो गई है, लेकिन मेहंदी वाली अभी तक नहीं आई। उसका कॉल आया था कि तूने उसे आने से मना कर दिया है, पर ऐसा क्यों? माँ, मुझे इतने अच्छे से मेहंदी लगानी आती है, तो मैं किसी और से क्यों मेहंदी लगवाऊं? मेरी शादी की मेहंदी मैं खुद लगाऊंगी, देखना बहुत प्यारा रंग आएगा। अच्छा बाबा, ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। तेरी शादी है, तेरी मेहंदी है, तेरी मर्जी होगी, तू खुद लगा या किसी से लगवा। वैशाली इतना कहकर चली जाती है और समय बीतता है। पलक की शादी का दिन आता है। पलक शादी के लिए अपने हाथों पैरों पर खुद ही मेहंदी लगाती है, लेकिन मेहंदी का रंग नहीं आता और ये सोचकर वो उदास होकर दुल्हन के जोड़े में बैठी होती है और उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, पलक, तेरी आज शादी है और तू उदास बैठी है, क्यों? माँ देखो ना, मैंने कितने चाव से मेहंदी लगाई थी, लेकिन इसका रंग ही नहीं आया। तुझे बोला था कि बाहर से मेहंदी लगवा ले, लेकिन तुझे मेरी सुननी कहाँ है। अब तू दिल छोटा मत कर, बारात आ गई है, अब मेहंदी का रंग नहीं आया तो ये सोचकर अपने चेहरे का रंग मत उड़ा, समझी? इतना कहकर वैशाली पलक को मंडप पर लाती है और पीयूष और पलक शादी के बंधन में बन जाते हैं। और ससुराल में आने पर अनु अपनी बहू के हाथ देखकर कहती है, अरे बहू, तेरी मेहंदी का रंग तो नहीं चढ़ा, लगता है मेरे बेटे का प्यार कम हो गया। पलक ये बात सुनकर और उदास हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। जिसके बाद सब रस्मों को पूरा करके पीयूष और पलक अपने कमरे में आराम करने जाते हैं, जहां पलक का लटका हुआ मुंह देखकर पीयूष कहता है, अरे तुम अभी तक उदास हो क्या? अगर मेहंदी का रंग नहीं आया तो कोई बात नहीं, मेरे प्यार का रंग तो तुम पर हमेशा रहेगा। इतना कहकर पीयूष और पलक एक दूसरे के करीब आते हैं और प्यार भरे लम्हे साथ बिताते हैं। कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन अब पलक अपने क्या किसी के भी हाथों पर मेहंदी लगाना छोड़ देती है, ये सोचकर कि उसकी मेहंदी का रंग नहीं आएगा। ऐसे ही समय गुजरता है और पलक अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। समय का पहिया अपनी रफ्तार पकड़ता है और पलक की ननद पायल का रिश्ता एक अच्छे घर में तय हो जाता है और अनु अपनी बहू पलक के कमरे में आकर उससे कहती है, बहू पायल का रिश्ता बहुत अच्छे घर में हुआ है। अब शादी की सब जिम्मेदारियां तुझे और पीयूष को ही मिलकर संभालनी है। मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है कि मैं ज्यादा मेहनत कर पाऊँ, इसलिए सब संभाल लियो। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी, आखिर मेरी बहन जैसी ननद है। तभी वहाँ पीयूष आता है और कहता है, माँ आप चिंता मत करो, मैंने टेंट वाले से, हलवाई से, डीजे वाले से सबसे बात कर ली है, सब काम अच्छे से हो जाएगा। देखो माँ जी, पीयूष ने सब काम पहले ही अच्छे से कर दिए हैं, आप बेकार ही चिंता कर रही थी। बहू, पीयूष, तुम दोनों ने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। जुग जुग जियो। इतना कहकर अनु चली जाती है और समय बीतता है। घर में शादी का माहौल होता है और तभी अचानक शादी के एक दिन पहले पायल रोते हुए ड्राइंग रूम में आकर कहती है, मम्मी, भाभी, भैया देखो ना क्या हो गया, मैं क्या करूं? उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर तीनों बाहर आते हैं और उसकी माँ अनु उससे पूछती है, क्या हुआ पायल, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? माँ देखो, मेहंदी वाले ने एंड टाइम पर धोखा दे दिया, अब वो आने से मना कर रहा है, मैं क्या करूँगी? कल मेरी शादी है, बिना मेहंदी की दुल्हन कैसे लगेगी? अरे तू परेशान क्यों होती है, तेरी भाभी को बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है, वो लगा देगी तेरे मेहंदी। नहीं पीयूष जी, मेरी तो खुद की शादी की मेहंदी का रंग भी नहीं आया था,
भाभी प्लीज मना मत करो, कुछ ना से अच्छा होता है कुछ होना। मेहंदी ना लगाने से अच्छा है बिना रंग की ही सही मेहंदी तो लग जाएगी। भाभी मना मत करो, सब सही होगा। पलक पायल की बात सुनकर मान जाती है और अपनी ननद के हाथों पर खुद मेहंदी लगाती है, जिसके बाद मेहंदी साफ करने पर रंग नहीं आता और वो उदास होकर कहती है, बोला था ना पायल, रंग नहीं आएगा। देखो मैंने तुम्हारी शादी की मेहंदी खराब कर दी। भाभी आप सो जाओ और चिंता मत करो, जितना भी रंग आएगा देखा जाएगा। वैसे भी ये मेहंदी मेरी भाभी ने लगाई है, इसलिए मुझे बहुत प्यारी है। जिसके बाद पलक सोने चली जाती है और पायल अपने हाथों पर सरसों में लौंग का तेल मिलाकर लगाती है, जिसके बाद वो भी जाकर सो जाती है। और अगले दिन देखने पर पता चलता है कि उसके हाथों की मेहंदी का रंग बहुत सुंदर आया है। और इस तरह पलक अपनी ननद के हाथों पर मेहंदी लगाने के बाद उसका रंग देखकर बहुत खुश होती है और फिर से आत्मविश्वास से भर जाती है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये मेहंदी के रंग की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।